अल्लाह, मुझे तौफीक अता फरमा कि मैं अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ा सकूं। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं नहीं चाहता कि जिस तरह मेरे गरीब बाप की वजह से मैं अनपढ़ रह गया हूं, उसी तरह से मेरे बच्चे भी न पा सकें। या मालिक दो जहां, मेरी ये दुआ कबूल फरमा, कबूल फरमा। लो बेटी, ये खालिदा, साजिदा, राशिदा, बेटी जल्दी जल्दी खाओ, मिल का पहला गुग्गू हो रहा है। अब्बू पहला गुग्गू तो रोज ही आता है। आप इनकी एक्सरे रिपोर्ट लेके मेरे कमरे में आए, मैं भी आया। ओके सर। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे अभी तक नहीं आए। उनको बुलवा दिया है, अभी आ जाते हैं। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया अब्बू? बेटे, मेरे मरने के बाद अपनी बहनों का बाप बनकर रहना, इन्हें कभी बाप की कमी महसूस न होने देना। आंसू पोंछ दे मेरे बच्चे, तू एक मजदूर का बेटा है और मजदूर का बेटा आंसू नहीं, खून और पसीना बहाकर जिंदा रहता है। मैं आपसे वादा करता हूँ अब्बू कि अपनी बहनों के लिए बाप बनकर जीऊंगा। अब्बू! ऐ मेरे खुदा, मैं मजबूर और बेसहारा हूँ, मगर जिसका तू साथ दे उसे किसी और सहारे की जरूरत नहीं होती। मुझे अपनी बहनों के लिए जीने और मरने की तौफीक दे, आमीन। आंसू पोंछ ले मेरे बेटे, तू एक मजदूर का बेटा है और मजदूर का बेटा आंसू नहीं, खून और पसीना बहाकर जिंदा रहता है। एहसास तो है हर इंसान के पास, यही एक आस तो है हर इंसान के पास, यही एक आस तो है। आने वाली खुशियों का एहसास तो है हर इंसान के पास, यही एक आस तो है हर इंसान के पास, यही एक आस तो है। आज
पाएगा खुशियाँ भी आज उदास तो है। हर इंसान के पास ये एक आस तो है। हर इंसान के पास ये एक आस तो है। समत में बहता नहीं, एक सा मौसम गुलिस्तान में कभी रहता नहीं। वक्त का दरिया सदा एक समत में बहता नहीं, एक सा मौसम गुलिस्तान में कभी मुरझाए फूलों में भी एक बास तो है। हर इंसान के पास ये एक आस तो है। हर इंसान के पास ये एक आस तो है। कॉलेज की छुट्टी थी ना, मैंने सोचा तुम जी भर के सो, मैं नाश्ता तैयार कर लेता। वाह वाह वाह, लगता है ये अफ्रीका का नक्शा है, इसीलिए काला है। नहीं, थोड़ी जला है, खा सकते हो भैया। इसीलिए तो बुजुर्गों ने कहा है कि जिसका काम उसी को साजे। उठिए, मैं बनाती हूँ पराठे। नहीं बाजी, आज हम भैया के हाथ के पराठे खाएंगे, चाहे जैसे भी हो। ये बात हुई ना, देखा? अब देखो मैं कैसे अच्छे पराठे बनाता हूँ। तारीफ तो मेरी कमजोरी है। मर जाए, मरवाएगा मुझे भी तू साथ। ओ भाई, वो तुझे फांसी लगवा देगा। अरे फांसी आए बड़ा लगवाने वाले, मैंने कहा तेरे सामने बांग का पहलवान खड़ा, बांग का पहलवान जिसके वजूद में वैसे भी करंट दौड़ है। बस घबरा गया। मैंने कहा जाने है ये किसका टांगा है? टांका पहलवान का। अब नहीं, टांका पहलवान का नहीं, मैंने कहा ये उस्ताद अजीम का टांगा है। और उस्ताद अजीम वो है जो टांगा डलावल यूनियन का सदर है और मैं उसका सेक्रेटरी। अरे ओ सेक्रेटरी के लगते, इधर आप चलो, दोनों ही साथ दो। उस्ताद, ये पहले मुझसे आप नोट ले लें, ये करेंसी मेरे पास टिकती नहीं है, ये ले लें और मुझे कुछ दे दें। ले ले। क्यों? 5 कम क्यों है? ये इसने अपने बाप का खत्म दिलवाया। बकवास मत करो तो। नो उस्ताद जी, मंदा बहुत है, लोग तो मांगे टैक्सी, वो कहाँ से बात नहीं आएगा, बात नहीं निकाल। अच्छा उस्ताद, देखता हूँ शायद इधर ये खुद ही आ गया जी, इधर मुझे भी पता चलने दिया इसने। आ गया। बाकी तुझसे कितनी बार मैंने कहा है कम वक्त बेईमानी मत किया कर। ये टांगे मेरे तो है नहीं, बहनों के। बहनों के माल में बेईमानी करते हो, शर्म नहीं आती। बांका पहलवान, इधर आ। बहुत जलील आदमी है तू, बहनों के माल पर हाथ साफ करता है। तुझे कितनी मर्तबा कहा है सिर्फ टांगा साफ किया कर। अरे बीवी, पूछ तो लो कि टांग खाली भी है या नहीं। मुंह पर निकाब है तो क्या हुआ, अंधी तो नहीं हूँ, देख सकती हूँ कि टांगा खाली है।
अरे मेरा मतलब है खाली तो है, पर मुझे अपने जाती काम से जाना है। चलो थोड़ा सा वक्त है। कहाँ जाना है? जहाँ तुम्हारा जी चाहे ले चलो। मेरा तुमसे क्या रिश्ता है? रिश्ता तो कहीं रहा, मेरी और तुम्हारी तो मंजिल ही एक है। अरे सफिया, तुम? हाँ, क्यों? आपको कोई एतराज है? अब यकीन आया कि मुझे वहीं जाना है जहाँ तुमने जाना है? इतने दिन हमारे घर क्यों नहीं आए? अरे सोचा लोग क्या कहेंगे कि रोजाना मंगेतर के घर आता है। फिर जवान बहने हैं, कहीं ये ना सोच लें कि भाई को हमारी शादी से ज्यादा अपनी शादी की फिक्र है। मंगेतर के घर आते शर्म आती है तो पप्पी के घर आ जाए करो। घर तो वही है ना। चल तुम्हें घर छोड़ दूं, कल से आई हो ना। ये कॉलेज की फीस, इसमें सारिता की किताब आ जाएगी और ये रास्ता के लिए नया सैंडल आ जाएगा। बाजी, मुझे नए सैंडल नहीं चाहिए, पुराने ठीक ठाक हैं। आप भैया के लिए कपड़े बनवाएं। अरे रहने दे, मेरे लिए बहुत है 2 जोड़े। खाक है 2 जोड़े। खुदा के लिए भैया अब तो उन कपड़ों की जांच छोड़ दें। सच्ची बड़ा ऑकवर्ड लगता है। क्या लगता है? ऑकवर्ड यानी अजीब बात, बुरी बात। देख, मैंने तुझे 1000 बार कहा है मुझसे अंग्रेजी मत बोला कर। वाह, इतने खिलाफ है अंग्रेजी के, तो फिर हमें अंग्रेजी पढ़ा क्यों रहे? अरे वो तो इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि अपने अपने मियाँ से अंग्रेजी में बात किया करो। भैया। हाँ। अरे राजदा, तूने मेरे सफेद कमीज में टांके लगा दिए? हाँ भैया, मैंने तो कमीज सी दी थी, छोटी धोने लगी तो फिर फट गई। ए छोटी, इधर सुन। आई भैया। तू कपड़े धोती है या फाड़ती है? देखो ना भैया, मैं इसे मसलने लगी तो ये इधर से देखे निकल गई, ये देखें। अच्छा, मैं इसे फिर मसलने लगी तो इधर से फट गई, देखे ना, फिर यूं। देखो भैया मैं क्या करती। हाँ, तू और क्या कर सकती थी? अब बता मैं क्या करूं? क्या पहन के जाऊंगा तेरा साथ? सर नहीं, जोड़ा तैयार है। ये कैसे आ गया? पैसों से। अरे तुम लोग फजूल खर्ची से बाहर नहीं आती। आप फिक्र मत कीजिए, हम तीनों ने अपनी अपनी जेब खर्चने से बचा के ये जोड़ा बनवाया है। कमीज मैंने सिया और शलवार अस्तर और पांची मैंने बनाया। आपने तो मेरा नाम ही नहीं लिया। हाँ, तूने भी बनाया। भैया एक बात कहूँ? आप जल्दी से ना सफिया बाजी को दुल्हन बना के इस घर में ले आए। अरे पहले तुम तीनों को तो रुखसत कर लूं इस घर से। आप तो हर वक्त हम तीनों को धक्का देने की फिक्र में रहते हैं। अरे पगली, मेरा बस चले तो तुम तीनों को सारी उम्र इस घर से न जाने दो, पर क्या करूं, ये तो दुनिया की रीत है। भैया कल पप्पू आई थी, कह रही थी कि मैं सफिया को कब तक घर बिठाए रखूं। हालना मैंने उनसे कह तो दिया था कि जब तक तुम तीनों बहनों की शादी नहीं हो जाती मैं अपने बारे में नहीं सोच सकता। सोच लो बहन, लड़का बैंक में मैनेजर है। बहन रिश्ते तो अच्छे से अच्छे आ रहे हैं, मगर क्या करूं, मरे हुए भाई का ख्याल आ जाता है और बचपन की मंगनी भी तो है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। जीती रहो बेटी। जीती रहो। माशाअल्लाह चश्मे बदूर। सफिया बेटी, तुम्हारी खाला एक रिश्ता लेकर आई है। लड़का बैंक में मैनेजर है, 2000 रुपए तनख्वाह, पढ़ा लिखा और खूबसूरत है। तो मैं क्या करूं? ए बेटी, करना क्या है, माँ की बात मान ले। माँ की बात ही तो मान रही हूँ। इन्होंने जहाँ बात पक्की कर रखी है, मैंने उसी को अपना सब कुछ मान रखा है। बेटी मंगनी से क्या होता है, वो तो कभी भी टूट सकती है। क्यों? देखना, तेरा उसका जोड़ नहीं बनता। तू एक पढ़ी लिखी, वो एक जाहिल टांगे वाला। क्या टांगे वाला इंसान नहीं होता? वो जो कुछ भी है, जैसा भी है, मुझे पसंद है। इसका मतलब है खाने की छुट्टी।
तकरीर। आज रोटी नहीं खानी थी? अरे आज तो मौलवी शरीफ का वाज सुन के पेट भर गया, बड़ा अच्छा वाज करता है। क्या वाज किया? यही कि बस मेरी तरह शरीफ हो जाओ, नेक बन जाओ। और फिल्म का क्या नाम? मौलवी का वाज। और क्या मतलब? अरे सुअर गई थी, मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है कि मैं बात नहीं सुन रहा था, फिल्म देख रही। सो रही है और मैंने उनको नहीं बताना कि आप फिल्म देखने गए थे। वैसे अगर मुझे साथ ले जाते तो? अरे नहीं, बहुत बुरी फिल्म थी। वो मोटे मोटे हीरो, कहानी कुछ नहीं थी। पैसे गायब हो गए। हीरोइन कैसी? हीरोइन अच्छी। सुहाने मौसम में हम दोनों एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जिसकी कोई मंजिल नहीं। हर रोज सोचती हूँ कि आज तुमसे नहीं मिलूंगी, मगर फिर ना जाने कौन सी कशिश मुझे यहाँ खींच लाती है। खालदा, ये मेरे प्यार की कशिश है। अख्तर, तुम जमीन और आसमान का मिलाप चाहते हो, जो नामुमकिन है। देखो खालदा, ना मैं आसमान हूँ और ना तुम जमीन। हम दोनों इंसान हैं, तो इंसान जो एक दूसरे को प्यार करते हैं और एक दूसरे के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन अख्तर, दुनिया में लड़के लड़की के प्यार के अलावा भी कई प्यार होते हैं जिन्हें कुर्बान करना किसी अच्छे इंसान के बस में नहीं होता। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है मेरे भैया ने किस तरह दिन रात मेहनत करके हम तीनों बहनों को पाला। खालदा, मैं आज अपनी मम्मी से बात करूंगा, वो डैडी से बात करेंगी और फिर मेरे डैडी तुम्हारे भैया से बात करेंगे। बात पक्की हो जाएगी और तुम मेरी हो जाओगी। अख्तर, मुझे मालूम है ये बात तुम्हारे डैडी से आगे नहीं बढ़ेगी। वो तुम्हारे मुंह से एक टांगे वाले की बहन से शादी की बात सुनकर तुम्हें 100 बातें सुनाएंगे और बात खत्म हो जाएगी। दिल की बात इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकती। तुम्हें नहीं मालूम, मेरे डैडी से मेरे डैडी नहीं, मेरे दोस्त भी हैं और उन्होंने मुझसे वादा कर रखा है कि वो मेरी शादी मेरी पसंद से करेंगे। हेलो, इमरान स्पीकिंग। क्या भाई लड़की, ये तुम मुझे कौन से छक्कों की मुबारकबाद दे रही हो? है भाई, मैं छक्के लगाने वाला इमरान नहीं हूं, मैं तो छक्के छुड़ाने वाला इमरान हूं। बेटे, बुरी बात, मेरी उम्र 50 साल है, बहुत बुरी बात है। डैडी तुम्हारे घर पे नहीं है? हेलो, बंद कर दिया? हाँ, ना जाने आजकल की पौध को ये छक्के लगाने वालों से क्या दिलचस्पी हो गई है। काश हम भी सेठ ना होते, कोई क्रिकेटर होते। लेकिन क्रिकेटर होते भी तो क्या। अजी सुनिए। चलिए, सारी जिंदगी हो गई आपके सुनते हुए, अब कुछ और बाकी रह गया तो वो भी सुना डाली। चलिए। ये सुबह सुबह आपका मूड क्यों ऑफ है? मेरी बिजली गई हुई है। आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? फूल भी नहीं लगवाया? आज मैं इनकम टैक्स लगवाने जा रहा हूँ, मेरी तारीख है। एक वक्त में एक चीज लगवा सकता हूँ, या फूल लगवा सकता हूँ या थल्ला लगवा सकता हूँ। तो फिर सिर्फ फूल लगवाइए, इसलिए कि आज छुट्टी है। तो ये आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हमने 2 घंटे टाई बांधने में सर्फ किए हैं, 2 मिनट में धोती बदल के ड्राइंग रूम में आ जाते। अच्छा सुनिए। सुनिए, एक तो मैं आपकी सुनिए से बहुत तंग हूं। इतनी दफा सुनिए तो रेडियो वाले नहीं कहते। रात आपने वो लड़की देखी थी? मैं खुद ही तो लड़कियां देखने से मना करती और खुद ही पूछ रही हूँ कि लड़की देखी थी। भाई, हमने तो रात सिर्फ एक ही लड़की देखी, जिसे अब तक देख रहे हैं और न जाने कब तक देखते रहेंगे। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग बेटा। आज बैंक बंद है। आप फिक्र न कीजिए डैडी, मैं आपसे पैसे नहीं मांगूंगा। वेरी गुड। लेकिन बेटे, इस फिक्रे के साथ एक छोटी सी कभी भी लगाओ। मसलन फिक्रा ऐसे हुआ कि डैडी, मैं आपसे कभी पैसे नहीं मांगता। इसके अलावा
जो कुछ मांगना चाहते हो मांगो। लड़की। लड़की? क्या बकवास कर रहे हो? मेरा मतलब डैडी, आपने खुद ही तो कहा था कि आप मेरी पसंद की शादी करेंगे। हो यस, लड़की तुम्हारी पसंद की होगी, लेकिन लड़की वाले हमारी पसंद। डैडी, आप भी उनको पसंद करेंगे? अच्छा, इसका मतलब है तुम लड़की भी पसंद कर चुके हो और लड़की के घर वालों तक भी पहुंच चुके हो। किसकी बेटी है? मम्मी, बेटी नहीं, बहन है। गलत। जब वो किसी की बेटी नहीं है तो बहन कैसे हो सकती है? डैडी, उसका डैडी नहीं। तो फिर क्या है उसका? बड़ा भाई। बड़ा भाई? अच्छा अच्छा, भाई है। क्या काम करता है? तांगा चलाता है। डैडी, क्या सोच रहे हैं? बेटे, हमने तुम्हें खेलने के लिए कार दी, स्कूल जाने के लिए कार दी, कॉलेज जाने के लिए कार दी, ये इन बिटवीन टांगे कैसे आ गया? डैडी, कारों के साथ साथ तांगे भी चलते हैं। यस, चलते, लेकिन कारों को सिर्फ चिप डालने के लिए। डैडी प्लीज, मैं आपसे बहुत सीरियस बात कर रहा हूँ। बेटे जी, तो मैं आपके साथ कॉमेडी तो नहीं कर रहा। आफ्टर ऑल मैं आपका बाप हूँ, उल्लू का पट्टा तो नहीं हूँ। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि सेठ इमरान का बेटा जवान होकर एक मामूली तांगे वाले की बहन को इस घर की बहू बनाने के ख्वाब देखेगा। डैडी, खुदा की नजरों में सब इंसान बराबर होते हैं। खुदा की नजरों में सब इंसान बराबर होते हैं, लेकिन दुनिया वालों की नजरों में नहीं। तुम्हें और मुझे इन्हीं दुनिया वालों के साथ जीना मरना है। डैडी, अगर आपका जीना बनना दुनिया वालों के साथ है तो मेरी जिंदगी भी खालदा के साथ है और मौत भी। तुम एक मामूली तांगे वाले की बहन के साथ मर तो सकते हो, जी नहीं सकते। जीने के लिए जिन राहतों और आसाइशों की जरूरत है वो सिर्फ तुम्हें इसी घर में मिल सकती है, लेकिन इस घर में तुम एक मामूली तांगे वाले की बहन के साथ नहीं रह सकते। ये मेरा आखिरी फैसला है। अगर ये आपका आखिरी फैसला है तो मेरा आखिरी फैसला भी सुन लीजिए कि मेरी बीवी होगी तो खालिदा। दैट्स ऑल। निकल जाओ मेरे घर से। I said get out! रुक जाओ अख्तर बेटे। जाने दो। आपको जरा नरमी से काम लेना चाहिए था। जवान बेटा है, अगर कुछ कर बैठा तो। क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा खुदकुशी। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। एक सरफिरे आशिक का बाप कहलवाने से बेहतर है कि लोग मुझे बेऔलाद कहें। आपके सीने में तो पत्थर है। चला था एक तांगे वाले के साथ रिश्ता जोड़ने, किड्डा शौगन छांटा फरंदा। तुम मुझे समझ ही नहीं सके अख्तर। मैं डोली में बैठकर अपने भाई की दुआओं के साथ अपने घर से रुखसत होना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे लिए अपने माँ बाप छोड़ आया हूँ और तुम मेरे लिए अपने बहन भाई नहीं छोड़ सकती। लड़कियों की तो किस्मत ही ये है कि उन्हें अपने माँ बाप भाई बहनों को छोड़कर किसी न किसी के साथ जाना पड़ता है, मगर मैं अपने भाई बहनों को उस तरह नहीं छोड़ सकती जिस तरह तुम चाहते हो। मैं अपनी मोहब्बत के लिए उस अकीदत का खून नहीं कर सकती जो मुझे अपने भाई से मिली है। मैं उस अकीदत के लिए अपनी मोहब्बत को एक बार नहीं 100 बार कुर्बान कर सकती हूँ। खालिदा, तो मेरी बात सुन। आज भैया को क्या हो गया? मालूम नहीं। खालिदा, तुझे भाई की मोहब्बत पर भरोसा नहीं है? भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी बात का जवाब दो। ये क्यों पूछ रहे हैं? मैं आपको सिर्फ भाई ही नहीं, बाप भी समझती हूँ। खालिदा, अगर तुम मुझे बाप समझती तो अपने दिल की बात मुझसे कभी न छुपाती। भैया वो मैं इसलिए कि मैं तेरी माँ नहीं था। हालांकि मैंने तुझे माँ और बाप दोनों के प्यार देने की कोशिश की है। मुझे अफसोस है खालिदा, तूने अपने दिल की बात मुझसे छुपाई है, लेकिन खुशी इस बात की है कि तूने वही कुछ किया जो एक बाइज्जत खानदान की लड़की को करना चाहिए। हालांकि लोग मुझसे कहते थे कि पढ़ लिख कर लड़कियां बिगड़ जाती हैं, लेकिन आज मेरा सर फख्र से ऊंचा हो गया है।
मुझे यकीन है कि तालीम इंसान को संवारती है, बिगाड़ती नहीं। तूने भाई की इज्जत का ख्याल रखा है तो भाई भी तेरे लिए बहुत कुछ करेगा खालदा। भैया। खालदा, मैंने तेरी और अख्तर की सारी बातें सुन ली है। हमें उसकी जायदाद, उसकी दौलत कुछ नहीं चाहिए। अगर वो तुझे खुश रख सकता है तो उससे कहो मुझसे बात करे। लेकिन भैया, मैंने बात खत्म कर दी है। मैंने फैसला किया है कि मैं एमए करके मुलाजमत करूंगी। मेरे होते हुए तुझे अपने मुतालिक फैसला करने का हक नहीं है खालदा। तेरे मुतालिक फैसला मैं खुद करूंगा। मैं उससे खुद मिलूंगा। जख्मों बनने पर छिड़क रही हो। एक तरफ तुमने दिल तोड़ दिया और तू इस तरह बातें बना रही हो। ओफो, फिर तुमने फिल्मी हीरोओं की तरह डायलॉग बोलने शुरू कर दिए। हुजूर, ये साइंसी दौर है। इस दौर में दिल टूटता नहीं, फेल होता है। बस एक दिन मेरे दिल के साथ भी यही होगा। खुदा न करे। खुदा मेरे साथ जो भी करे उससे तुम्हें क्या। तुम जाओ। अच्छा, मैं जा रही हूँ। अभी भैया आएंगे, उनसे जो मांगना हो मांग लेना। तुम खालदा से शादी करना चाहते हो? जी। तुम्हें मालूम है मैं गरीब आदमी हूँ, टांगा चलाता हूँ। जी। लेकिन मैं अपनी बहन को दुआओं के सिवा कुछ नहीं दे सकूंगा। आपकी सिर्फ दुआ चाहिए। देखो अख्तर, तुम एक बड़े बाप के बेटे हो। उसने लाजमी तुम्हें बड़े लाड से पाला होगा, लेकिन मैंने भी अपनी बहनों को बहुत लाड से पाला है। मैं अपनी किसी बहन का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। मैं खालदा को सुखी रखूंगा, उसकी खुशी के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा। अख्तर, मैं पढ़ा लिखा तो नहीं, लेकिन मैंने दुनिया देखी है। जिंदगी के रिश्ते जज्बात से नहीं, हालात से मिलते हैं, और मैं अपनी बहन को हालात के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकता। अगर तुम खालदा से शादी करना ही चाहते हो तो अपने वालिदैन को रिश्ता मांगने के लिए मेरे पास। अगर ऐसा मुमकिन ना हुआ तो फिर खालदा को भूल जाओ और आइंदा उससे बात करने से पहले इतना सोच लेना कि अगर तुम किसी बड़े सेठ के बेटे हो तो खालदा भी एक गैरतमंद भाई की बहन है। भैया, मैं भी बेगैरत नहीं हूँ। मैंने भी आपसे खालदा का रिश्ता मांगा है। ठीक है, लेकिन हम गरीबों में लड़कियों के रिश्ते लड़कों को नहीं, लड़के के वालिदैन को देने का रिवाज है। अगर खालदा से शादी करना चाहते हो तो अपने वालिदैन को मेरे पास भेजो, वरना आज से इस बात को खत्म समझो। अगर आपको कहीं आपकी बीवी मिल जाए तो प्लीज उससे पूछिएगा कि उसने कहीं मेरे बेटे को देखा। कुछ पता चला मेरे बेटे का? बेगम, पता उनका चलता है जो खो गए हों, और जो भगोड़े हो गए हों उनका पता चलाने की जरूरत क्या है? आप कैसे बाप हैं? प्योर लेदर का। तुम्हें नहीं मालूम? जैसा शौहर हूं वैसा ही बाप। जवान बेटा है, अगर गलत रास्ते पर दूर निकल गया तो वापस लौटाना मुश्किल हो जाएगा। बेगम, हम तो खुद चाहते थे कि हमारा बेटा जिंदगी की दौड़ में सबसे दूर निकल जाता, लेकिन वो कमबख्त तो टांगों के अड्डों से आगे नहीं जा सका, घोड़े की खुरली पे खड़ा हो गया।
बेगम साहब वो आए। कौन है? आ गया है। कौन आ गया है? मैटर का नतीजा आ गया है। बात सुनो। कौन है? जी वो कौन आया है? देखो तुम इस घर में नौकर बन के रहो। मेरे लाल, मेरे बेटे, तेरा दिल कितना पत्थर है, जरा सी बात पर माँ को भी छोड़ दिया। ये जरा सी बात नहीं, मैं खालदा के बगैर मर जाऊंगा। मरे तेरे दुश्मन, तू फिक्र न कर बेटे, मैं तेरे डैडी को मना लूंगी। नहीं मम्मी, वो कभी नहीं मानेंगे। कैसे नहीं मानेंगे? उन्हें तेरी मम्मी की बात माननी पड़ेगी। तो अंदर तो चल। नहीं मम्मी, जिस घर में मेरे जज्बात की कदर ना हो, मैं उस घर में कदम भी नहीं रखूंगा। अगर तुम इस घर में कदम रखोगे भी तो मैं इस घर में इतना कीचड़ कर दूंगा कि तुम फिसल कर दोबारा बाहर निकल जाओगे। देखते हैं मम्मी, मैं जा रहा हूँ। इस घर में मेरी लाश ही आएगी। सुनो, ये मेरा घर है, ये पोस्टमार्टम की लेबोरेटरी नहीं जहां तुम्हारी लाश आएगी। याद रखो, इस घर के दरवाजे पर अगर तुम्हारी लाश भी आई तो उस लाश में मछलियां खाएंगी। ये तो बच्चा है, आप क्यों जिद कर रहे हैं? अख्तर की बात मान क्यों नहीं लेते? इसकी बात मान लूं और दुनिया भर के ताने सुनूं? एक मामूली तांगे वाले के घर से डोली ले आऊं और अपने खानदानी विकार का जनाजा निकाल दूं? ये कभी नहीं हो सकता। अख्तर बेटे, कम हियर। रुक जाओ अख्तर, तुमने बाप का फैसला सुना है, अपनी माँ का नहीं। जो तुम्हें बाप नहीं दे सका वो माँ देगी। तुम्हारी शादी खालदा से होगी। उनके दरवाजे तक रिश्ता मांगने मैं खुद तुम्हारे साथ जाऊंगी। क्या भैया वो आइए। अच्छा अरे तुम इधर चलो, सलाम करो आके। बैठे बैठे बैठे, जाओ तुम शरबत बना के लाओ। अजीम बेटे, मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। बेगम साहबा, मुझ गरीब के पास रखा ही क्या है? दरअसल मैं तुमसे खालदा मांगने आई हूँ। बेगम साहबा, बेटियां तो पराया धन होती है, एक ना एक दिन उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ता है। लेकिन इस घर का ये छोटा सा दिया आपका महल रोशन कर सकेगा। कैसी बातें करते हो अजीम? खालदा जैसी लड़की तो चिराग लेकर ढूंढने निकलो तो भी नहीं मिलती। जरा उसे बुलाओ तो सही। खालदा, इधर आओ। जीती रहो बेटी। हाथ इधर करो। मुबारक हो अजीम बेटे। आपको भी मुबारक हो बेगम साहब। सेठ साहब नहीं है, वो यूरोप गए हैं। शादी की तारीख कब रखें? बेगम साहब आपकी अमानत है, जब जी चाहे। ठीक है, अख्तर के इम्तिहान का नतीजा निकला है, फिर शादी कर देंगे इंशाल्लाह। फूफीजान, फूफीजान। क्या बात है अजीम? फूफीजान है? हाँ है, ऊपर आ जाओ। ये लड्डू है खालदा की मंगनी के। खालदा की मंगनी के? हाँ। कब हुई? किससे हुई? उसका हम जमात है अख्तर। अच्छा। फूफी का? वो तो बाहर गई है। तुमने मुझे ऊपर क्यों बुलाया? ये लो लड्डू उन्हें दे देना। अपना काम खुद करके जाना। अच्छी बात। मगर तुमने पहन क्या रखा है? कॉलेज की तरफ से गूंगे बहरों की सोसाइटी की इमदाद के लिए ड्रामा हो रहा है।
ये उसका ड्रेस है और मैं रिहर्सल कर रही हूँ। अच्छा अब मैं चलता हूँ, फिर आऊंगा। फिर तो उस वक्त आओगे जब यहाँ से जाओगे। देख बुरी बात है, फूफी जान घर पर नहीं है। तो मैं क्या करूँ? मुझे क्या मालूम था तुम आओगे। मैंने उनको जानबूझ के घर से बाहर भेजा है क्या? चलो मुझे जाने दो, तुम करो क्या रिहर्सल। मुझे कितनी देर तक इसी तरह इंतजार कराओगे? तुम तो मेरी मजबूरी जानती हो, फिर तुम्हें इस बात का भी एहसास होना चाहिए कि जिन भाइयों के कंधे पर जवान बहनों का बोझ होता है, उनकी मंगेतरों को कितना इंतजार करना पड़ता है। अम्मी, ये लड्डू लाए हैं मेरे लिए। तो तुझे जहर लाना चाहिए था। फूफी कैसी बातें करती है? हाँ ठीक कह रही हूँ। लोगों के ताने सुन-सुन मेरा कलेजा चली हो गया। कोई कहता है बेटी को जिंदगी भर घर बिठाए रखेगी, कोई कहता है कि इसकी खुशी में सांप बनी बैठी है। फूफी, खालदा की मंगनी हो गई है, उसकी रुखसती और दोनों बहनों की शादी हो जाए तो सफिया को मैं घर ले जाऊंगा। मुझे क्या जरूरत पड़ी है तुम्हारी 3 बहनों के रुखसत होने का इंतजार करूं? कब तुम्हारी 3 रुखसत हो और कब मेरी एक की बारी आए? क्यों मेरी एक के नसीब तुम्हारी 3 बहनों से कम है क्या? आज से तुम्हारी और सफिया की मंगनी खत्म। आज के बाद तुम मेरे लिए मर गए और मैं तुम्हारे लिए। अम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? खामोश बेहया, तेरी जिद तो मेरे बालों में खाद डलवा कर रहेगी। फूफी आप इस वक्त गुस्से में हैं, मैं फिर किसी वक्त आऊंगा। मैं कहती हूँ ले जाओ इन लड्डुओं को और आइंदा इस चौकट पर कदम मत रखना। अरे देखता क्या है, मैं कहती हूँ दबा जा। तू तो चल मेरे साथ, चल। अरे भाई देखो, हाँ क्या कहे या क्या देगा फिर? तू जो देना दे मुझसे। हाँ जो मैंने कह दिया। ज्यादा मांग रहे हो भाई। अरे ऐसे ही पैसे ज्यादा मांग रहे। बगदादी घोड़ा, बगदादी ये को बगदादी हलीम नहीं जो 8 आने की प्लेट मिल जावे। बगदादी घोड़ा पूरे स्पेयर पार्ट इसके साथ है। हाँ ध्यान से देख ले, ऊपर नीचे से चेक कर ले। ऐसा घर जाके मुकर जाके कुछ चीज रह गई थी, देख ले फिर से। देने हैं पैसे तो निकाल। ना पैसे पूरे। ये लो पैसे भाई। फिर देख लो भाई घोड़ा पूरा। चलो। अच्छा मेरे गाजी मर्द, जा बड़ा साथ दिया तूने हमारा। अच्छा जहाँ रहे सुखी रहे तू। ले उस्ताद, अब खालदाबादी की शादी धूमधाम तरीके से करियो। चल सुनार के पास चल। चलो। बेटा, खुदा तुझे तेरे नए घर में हमेशा खुश रखे, कोई दुख कभी तेरे करीब ना। सोच रहा हूं आज तू चली जाएगी, मेरे बस में हो तो तुझे कभी ना जाने दूं। भैया, मेरे पास भैया का अच्छी तरह ख्याल रखना, भैया को कभी कोई दुख ना देना।
भैया हाँ भैया, क्या सोच रहे हैं आप? मैं सोच रहा हूँ बेटे कि खालदा अब अपने घर चली गई है। इंशाल्लाह तू भी अपने घर चली जाएगी और फिर साजिदा की भी शादी हो जाएगी तो मैं अकेला रह जाऊंगा। भैया मैं भी कितना पागल हूँ। बेटियों को तो बादशाहों को भी रुखसत करना पड़ता है। ये अमानत तो वो भी नहीं रख सकते। मैं तेरी शादी जल्दी करना चाहता हूँ। अगर तेरे दिल में भी खालिदा की तरह कोई बात हो तो मुझे बता दे। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? मैं ठीक कह रहा हूँ बेटे। मैं उन भाइयों में से नहीं हूँ जो बहनों के जज्बात जाने बगैर उनकी शादी कर देते हैं। मैंने खालिदा की शादी भी उसकी मर्जी से की थी। अगर तेरे दिल में भी कोई बात है तो मुझे बता दे, कल को ये ना कहे। ऐसा ना कहें भैया, आप जिसे पसंद करेंगे वही मेरी पसंद होगी। ठीक है बेटे, अल्लाह मालिक है। अल्लाह तेरे नसीब ठीक करे। बाजी, बाजी, मेरा नावल नहीं मिल रहा। कहीं आपने तो नहीं उठाया? मैंने तुम्हारा नावल क्या करना है? मुझे तो अपनी किताबों और घर के काम से फुर्सत नहीं मिलती। एक तुम हो जो अपनी किताबों को हाथ तक नहीं लगाती, हर वक्त नावल पढ़ती रहती हो। जब बड़ी बाजी थी वो भी यही कहा करती थी, अब आपने भी यही कहना शुरू कर दिया। अरे ठीक तो कहती है, खालिदा के बाद वही तेरी बड़ी बहन है। तुझे नहीं समझाएगी तो और क्या करेगी? नावल पढ़ने के बजाय घर का काम काज सीख। पराए घर जाकर मेरी नाक कटवाएगी। भैया, आज मेरी एक सहेली आई, मैंने इसे चाय बनाने को कहा। इसने दूध आकर रखा और खुद नावल पढ़ती रही। दूध उबलता रहा और इसे कुछ होश ही नहीं। हाँ जी, और भी जो शिकायत है ना कर लें भैया से। अच्छा चल जा। नाश्ता, मुझे नाश्ता दे बेटे। भैया, कल रात आपने घर पर रोटी क्यों नहीं खाई? कल वो मौलवी शरीफ के नियाज पकड़ी थी, वहीं खा ली थी। ये मौलवी वही तो नहीं जिसके बारे में आप बाजी को भी बताया करते थे? मारेगा, तुझे भी मालूम है? मुझे भी मालूम है। आज से ये बहाना मेरे लिए नहीं, छोटी के लिए है। अच्छा अच्छा ठीक है। देखिए भैया, रात को देर से आना हो तो हमें बताकर जाया करें, हमें फिक्र रहती है। उस्ताद जी, हम हिसाब किताब लगा रहे थे कि अपना खालिदा बाजी की शादी होगी। अब होगी राशिदा बाजी की शादी, फिर होगी साजिदा बाजी की शादी, फिर होगी उस्ताद जी की शादी और फिर मेरी शादी होगी। नहीं उस्ताद जी, फिर मेरी, क्योंकि मेरे पास वक्त कम और जज्बात ज्यादा। नहीं उस्ताद जी, मेरी। अच्छा देखो, तुम दोनों ने शादी करना है ना, झगड़ा खत्म। मैं एक दिन शादी कर दूंगा, खर्चा भी कम होगा। मगर उस्ताद जी कमरा अलग अलग होना चाहिए। अच्छा भैया। उस्ताद जी, अरे फिर उस्ताद, राशिदा बाजी की शादी कब करनी? हाँ, अब उसी की फिक्र है। वैसे लड़का तो है मेरी नजर में। तो फिर फिक्र कैसा जी? फिक्र ये है कि लड़के वालों को घर कौन दिखाए। मैं यही कह रहा था कि बहू के बारे में, जिस घर में बहू न हो वो घर भी कोई घर है। तू ठीक कहता है बेटे, लेकिन कोई लड़की भी तो मिले। लड़की नहीं मिलती, लड़की तो मुझे भी नहीं मिलती। मैं तो काफी अरसे से खाला जंगलूद हो गया। और खाला लड़की मुझे भी नहीं मिलती, और जो लड़की मिलती भी है ना, बड़ी पुरानी होती। वैसे खाला, अगर तुम मेरे मशवरे पर अमल करे ना, तो दाएं बाएं खब्बे सजे चारों पासे अगर देखे ना, हजारों खूबसूरत लड़कियां तुझे मिल जाएंगी। घाम खा इधर उधर खाला की गर्दन घुमावे, खाला की गर्दन को बल पड़ गया तो फिर कौन जिम्मेदार हो? अरे खाला इधर उधर गर्दन तो घुमा ही ना। मैं तो तुझे कह रहा हूँ, मैं लड़की दिखाऊंगा। वो उस्ताद अजीम की बहन है ना, वो मजली वाली। हाँ हाँ, राशिदा। हाँ देखी है तुमने? हाँ बेटा, लड़की तो अच्छी है। खाला सिर्फ अच्छी नहीं है, लाखों में एक है, सुपर हिट। अरे बस खाला, तो ईमान से बस अल्लाह का नाम लेके ना, अल्लाह का नाम लेके तो पहुंच जाओ उस्ताद अजीम के पास। उस्ताद अजीम बहुत बड़ा आदमी है, पूरी टांगा ड्राइवर यूनियन के सदर, हम दोनों उसके सेक्रेटरी हैं। तुम्हारी सिफारिश कर देंगे, काम हो जाएगा और उसको भी इतराज नहीं होगा। खाला, मुझे क्या इतराज है?
कैसर के बारे में हमेशा अच्छी बात सुनी। बेटा तुझे अल्लाह खुश रखे, तूने तो मेरी बात रख ली। तो फिर अगले जुमे को मंगने के लिए आ जाओ। जैसे तुम्हारी मर्जी खाला, बड़ी ना कोई आ जाएगा। ओफो, मेरे जीते जी इस घर में कोई नहीं आ सकता। आदाब मम्मी। जीती रहो। आदाब मुझे। जीते रहो। कैसे हो? हाँ मम्मी, आप बड़े सही वक्त पर आई हैं। कितने पैसों की जरूरत है? बहुत से। अभी 8 दिन पहले तुम्हें 3000 रुपए दिए थे। मम्मी वो तो 3 रोज में खर्च हो गए। तुम्हें पता है तुम्हारे डैडी नाराज हैं, जरा मोहतात रहा करो। खैर ये लो, 2000 रुपए का चेक है। मम्मी, डैडी से आपने मेरी बात की थी? अभी नहीं बेटे, लेकिन फिक्र ना करो, मैं उन्हें मना लूंगी और बहुत जल्द तुम ये किराए का मकान छोड़कर अपने घर में आ जाओगे। अच्छा अब मैं चलती हूँ। ठहरिए ना अम्मी, चाय पी कर जाइए। नहीं बेटी, तुम्हारे डैडी के आने का वक्त है। अच्छा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे क्या तौबा है, कोई वक्त तो देखा कीजिए। इसका भी कोई वक्त होता है। छोड़िए ना, कोई आ जाएगा। अरे फिर कोई आ जाएगा। ओफो, मरवा दिया। अब कौन आ गया? हालदा जी तेरा बेटा। माई बैठिए ना। नहीं मैं जल्दी में हूँ। ये मिठाई कैसी है? पता क्या, राजदा के रिश्ते की बात पक्की हो गई। खुदा का शुक्र है। किससे? वो हमारे मोहल्ले में खाला है ना, उनके बेटे से। वो किसी दफ्तर में काम करता है। बड़ी खुशी की बात है। शादी के मौके पर हमें गैर न समझेगा। कुछ हमारा भी हक है अपने बहन। हाँ चंदा, तुम्हारा हक दुआओं का है, यही उसके काम आएगी। ले बेटा मैं चलूं? हाँ खुदा खुदा खुदा। छोड़िए ना, फिर कोई आ जाएगा। अब यहाँ कोई नहीं आएगा। तुम्हें किसने कहा है कि हमने अपने बेटे की शादी कर दी है? मैंने अपनी आंखों से आपके बेटे को उसकी दुल्हन के साथ देखा है। मैं सब समझता हूं। तुम मेरे बेटे की शादी के जिक्र में असल मामले को उलझाने की कोशिश कर रहे हो। साफ साफ बताओ हाशिम कि तुम मेरी रकम कब वापस करोगे? मैं दिन रात इसी फिक्र में रहता हूँ। माय गुडनेस, तुम फिक्र में रहो या बेफिक्रे फिरते रहो, मुझे इससे कोई गरज नहीं। मुझे अगर गरज है तो अपने 50,000 रुपए से। टाल मटोल की भी कोई हद होती है। याद रखो हाशिम, अगर तुमने मेरी रकम जल्द अज जल्द वापस लौटाने की कोशिश न की तो दोस्ती के तमाम रिश्ते एक तरफ रह जाएंगे। घबराइए नहीं सेठ साहब, मैं आपकी पाई पाई अदा करूंगा। बहुत देर लगा दिया नहीं, कब से इंतजार कर रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से आई हूँ, अब जल्दी से यहाँ से निकल चलो। तांगा भाई, चलोगे? कहाँ चलना है? स्टेशन चलना है। हाँ चलना है, बैठो। सेवर और नकदी ले आई हो ना? हाँ सब कुछ ले आई हूँ। जल्दी से यहाँ से निकलने की कोशिश करो। भाई तुम क्यों खड़े हो? तांगा चलाओ। अच्छा जी। शाकिर, मैंने तुम्हारे प्यार की खातिर अपना घर बार, माँ बाप सब कुछ छोड़ दिया। अब तुम मुझे धोखा ना देना, कभी धोखा ना देना। जानी, ऐसी बातें क्यों सोचती? क्यों, क्या हुआ? अभी बताता हूं।
से तशरीफ लाइए। जी फरमाइए। दलील कमीने, मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ। अब इस भोली भाली लड़की को बहला फुसला कर भगाना चाहती है। तुमने क्या किया? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी उससे? वो मेरा नहीं तुम्हारा दुश्मन था। तुम जैसी भोली भाली लड़कियों का दुश्मन, जो मोहब्बत के झूठे जाल में फंसकर माँ बाप की इज्जत को नीलाम कर देती है। लेकिन वो तो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता था। तुम उसे नहीं जानती। उसका काम यही है, खूबसूरत लड़कियों का अगवा करना और फिर उन्हें बेचकर फरार हो जाना। दुनिया में माँ बाप से ज्यादा कोई प्यार करने वाला नहीं होता। और अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। जिन प्यार करने वालों को सोता छोड़कर आई हो, उनके जागने से पहले घर वापस लौट जाओ। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि तुम्हारी नादान जवानी ने रात के अंधेरे में भटकने की कोशिश की थी। चलो बैठो। सोचो नहीं, बैठो। मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ूं। चलो शाबाश, चलो। तुम्हारे पास शक है, अकल नहीं। इतने दिन प्यार का झांसा देकर एक खूबसूरत लड़की फंसाई और एक ही रात में तुम्हारे पंजे से निकलकर भाग गई। मेरे ख्याल में तुम जैसे बेवकूफ आदमी को क्लब में रखकर मुफ्त की तनख्वाह देना कोई बेवकूफ ही बर्दाश्त कर सकता है। हमारा ख्याल है तुम छुट्टी करो। मुझे एक मौका और दो बॉस। मैं वादा करता हूँ उस लड़की को लाकर आपके कदमों में डाल दूंगा। उधर सेठ इमरान का फोन पर फोन आ रहा है। वो अपनी रकम का तकाजा कर रहा है। मैं उससे छुपता फिर रहा हूँ। सोचा था नई लड़की आएगी, दौलत की रेल पेल हो जाएगी, क्लब का कारोबार चमकेगा। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ, दफा जाओ। कोई और शिकार ढूंढ के लाओ। ओके बॉस। बेगम, मुबारक हो। हमने सुना है कि तुम्हारा बेटा आजकल किसी लड़की के साथ घूमता फिरता है। तो फिर मैं क्या करूं? जो बाप बेटों की पसंद का एहतराम नहीं करते, उनकी औलाद यही कुछ करती है। हमारे बाप ने भी हमारी पसंद का कोई एहतराम नहीं किया था। हमने तो किसी लड़की की तरफ आंख भर के नहीं देखा था। सब शुक्र करके तुम्हें कबूल कर लिया। मुझे तो यूं महसूस होता है जैसे उसकी रगों में हमारा खून ही नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? आपने मुझे गाली दी है। अख्तर की रगों में अगर आपका खून नहीं तो फिर किसका खून है? ये मैं नहीं जानता कि उसकी रगों में मेरा खून है या ब्लड बैंक का खून है। लोग कहते हैं कि उसने एक तांगे वाले की बहन से शादी कर ली है। याद रखो, हम उसे गोली से उड़ा देंगे। गोली मुझे मारी है, ये शादी मैंने कराई है। तुमने शादी का दफ्तर खोला हुआ है? मैं पूछता हूँ, ये शादी कब, कैसे, कहां और किसकी इजाजत से हुई? मैं शर्मिंदा हूं कि मैंने आपकी इजाजत के बगैर ये कदम उठाया, मगर मैं अपनी ममता के जज्बे से मजबूर थी। अब अगर मैं शौहर के जज्बे से मजबूर होकर तुम्हें एक डांट मेल दूं तो? जी? मेरा मतलब है कि तुम्हें तलाक दे दूं तो? खुदा के लिए ऐसा ना कहिए। शादी के बाद हमारे बेटे के दिल में कैसे कैसे अरमान होंगे, मगर वो अपने अरमान पूरे करने की बजाय नौकरी की तलाश में दर बदर ठोकरें खाता फिरेगा। तो क्या इस तरह हमारे खानदान का नाम बदनाम ना होगा? मैं तो कहती हूँ जो हुआ सो हुआ। जाइए, अपने बेटे और बहू को घर ले आइए। जाइए ना। मैं उस लड़की को सिर्फ एक शर्त पे यहाँ ला सकता हूँ। मैं उसे आपकी हर शर्त मनवा लूंगी। अम्मीजान, मैं आपकी हर बात मान सकता हूँ, लेकिन डैडी की शर्त किसी कीमत पे नहीं मान सकता कि मेरी बीवी जीते जी अपने बहन भाई से रिश्ता तोड़ ले। अख्तर, मैंने तुम्हारे डैडी की इजाजत के बगैर तुम्हारी खुशी का एहतराम किया,
और तुम मेरे लिए अपने डैडी की शर्त नहीं मान सकते? लेकिन मम्मी सोचिए तो कि डैडी की कितनी फजूल शर्त है कि मेरी बीवी अपने ससुर को खुश करने के लिए मैं कैसे नाता तोड़ ले। अम्मी जान, मुझे अब्बा जान की शर्त मंजूर है। खालदा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ। उन्होंने भाई बहनों से रिश्ता तोड़ने की शर्त तो यूं ही लगा दी। वो रिश्ता तो उसी रोज टूट गया था जब मैं इस घर से रुखसत हुई थी। वो कहते हैं कि मैं भाई बहनों का नाम भी न लूं, इस तरह उनकी मुआशरे में इज्जत बनी रहेगी, वो सर उठाकर चलते रहेंगे। तो मैं वो बात क्यों नहीं मानूंगी? मुझे मंजूर है अम्मी, मुझे मंजूर है। खालदा बेटी, मुझे मालूम है तुमने अपने दिल पर पत्थर रखकर ये फैसला किया है, लेकिन तू फिक्र न कर बेटी, वो दिन दूर नहीं जब तेरे डैडी को ये फैसला भी वापस लेना पड़ेगा। बेटी, बेटा। आदाब अब्बा जान। आदाब। बेगम, इन्हें सब कुछ समझा दिया है ना? जी हाँ, मैंने इसे सब कुछ समझा दिया है। ठीक है, इतवार को हम एक बहुत बड़ी पार्टी देंगे जिसमें हम इसका तारुफ इसकी हैसियत से नहीं अपनी हैसियत से करवाएंगे। क्या कह रही हो तुम? मैं ठीक कह रही हूँ। अख्तर साहब ने ये घर छोड़ दिया है और बेगम साहिबा को लेकर अपने माँ बाप के यहाँ चले गए हैं। अपने माँ बाप के यहाँ चले? जी हाँ, और आज उनकी शादी का जश्न मनाया जा रहा है। ख़ातिनो हजरात, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इस माजरत के साथ कि मैं आप लोगों को अपने बेटे की शादी में नहीं बुला सका। इससे ये मतलब हरगिज ना लीजिएगा कि मैंने दावत वलीमा के चंद पैसे बचाकर इस कोठी को कली करा लिया है। बस इसको एक मजबूरी समझिएगा। मेरी बहू मेरे एक अजीज दोस्त सेठ अहमद यार खां की बेटी है, जो सेलोन के बहुत बड़े ताजर हैं। पिछले दिनों वो बीमार हो गए। मैं उनकी बीमार कुर्सी के लिए सेलोन गया तो उन्होंने अपनी बेटी का हाथ मेरे बेटे के हाथ में दे दिया। शादी कुछ बहुत जल्दी में तय हुई, इस वजह से आपको ना बुला सका। मरहूम दोस्त तो अल्लाह को प्यारे हो गए। अब दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस नए जोड़े के नसीब नेक करे। तो ये रूखी फीकी पार्टी कैसी? हाँ भाई, ना कोई गाना ना रक्स। ख़वातीनो हजरात, इस तकरीब के दूल्हा मियां अपनी खुशी का इजहार गाना गाकर करेंगे। दुनिया के फसानों में एक प्यार हकीकत है, उसका है जहां जिसके दामन में मोहब्बत है। खुश रहे दुनिया मोहब्बत से के नाशाद रहे, तू मेरे दिल के सनम खाने में आबाद रहे।
खुश रहे दुनिया मोहब्बत से के नाशाद रहे। तू मेरे दिल के सनम खाने में आबाद रहे। खुश रहे दुनिया। जिंदगी तेरी ही बाहों में गुजारूं तो जीऊं। जिंदगी तेरी ही बाहों में गुजारूं तो जीऊं। तेरे बिन सांस भी लेने का तसव्वुर न करूं। तेरे बिन सांस भी लेने का तसव्वुर न करूं। मैं तेरे बाद रहूं ना तू मेरे बाद रहे। तू मेरे दिल के सनम खाने में आबाद रहे। मैं तेरे बाद रहूं ना तू मेरे बाद रहे। तू मेरे दिल के सनम खाने में आबाद रहे। खुश रहे दुनिया। क्या कहीं होगा तेरी जुल्फों के साए का सुकून। क्या कहीं होगा तेरी जुल्फों के साए का सुकून। तेरे बदले में मिले मुझको तो जन्नत भी न लूं। तेरे बदले में मिले मुझको तो जन्नत भी न लूं। ये मेरा अहदे वफा मुझको सदा याद रहे। तू मेरे दिल के सनम खाने में आबाद रहे। ये मेरा अहदे वफा मुझको सदा याद रहे। तू मेरे दिल के सनम खाने में आबाद रहे। खुश रहे दुनिया मोहब्बत से के नाशाद रहे। तू मेरे दिल के सनम खाने में आबाद रहे। खुश रहे दुनिया। बदतमीज, देख के नहीं चल सकते? इतनी कीमती साड़ी का बेड़ा गर्क कर दिया। कौन हो तुम? माफ कर दीजिए बेगम साहब। कौन हो तुम? और यहाँ तुम्हें किसने बुलाया? जी मैंने क्या किया? सेठ साहब, ये तो अपना तांगे वाला है। ये रोजाना हमारे बच्चों को स्कूल लेकर जाता है। सलाम। सलाम। तुम यहाँ कैसे आए? हम यहाँ ऐसे तो नहीं आए, अपनी बहन से मिलने आए हैं, है ना भैया? बाजी खालदा, देखा आपने भाईजान की तुम्हारे घर में क्या इज्जत हो रही है? क्या बकती हो? हमारी बहू तुम्हारी बहन किस तरह हो सकती है? बहू, इधर आओ। कौन लोग हैं ये? क्या तुमने इन्हें बुलाया है? क्या तुम इन्हें जानती हो? जी, मैं इन्हें नहीं जानती, ना मैंने इन्हें बुलाया है। मगर ये लड़की तो कहती है कि वो यहाँ अपनी बाजी से मिलने आई है। ये लड़की झूठ बोलती है सेठ साहब। मुझे माफ कर दीजिए, मैं एक टांगे वाला हूँ। खुशी की महफिल देखकर इस ख्याल से आ गया कि शायद वापसी के लिए किसी मेहमान को टांगे की जरूरत हो। बेवकूफ, नॉनसेंस। ये सेठों का घर है और यहाँ सेठ मेहमान है जिनके पास अपनी कार होती है। किसी को टांगे की जरूरत नहीं। आउट! आई से गेट आउट!
डैडी अजीम भाई, आप इन रिश्तेदारों की महफिल से बेइज्जत होकर नहीं जा सकते। ख़वातीन हज़रात, जिससे आप एक मामूली तांगे वाला समझ रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा आदमी है। क्या पढ़ते हो? ठहरिए डैडी, एक छोटा ऐलान आपने किया था जिसे मैंने बड़ी खामोशी और सब्र के साथ सुना। एक सच्चा ऐलान मैं करूंगा जिसे आप भी बर्दाश्त कीजिए। हाँ तो हजरात, मेरे डैडी ने कहा था कि मेरी बीवी सेलोन के एक बहुत बड़े दौलतमंद की बेटी है। हकीकत यह है कि मेरी बीवी एक बहुत बड़े आदमी की बेटी है। हाँ, यही तो मैं कह रहा था बेटे। मेरी बीवी का बाप एक मिल में मजदूर था। उसने मरते वक्त अपनी तीनों बेटियों की तालीम का बोझ अपने बड़े बेटे के कांधे पर डाला और बड़े भाई ने बाप का किरदार अदा करके अपनी तीनों बहनों को आला तालीम दिलवाई। अब आप ही बताइए कि ये मामूली तांगे वाला बड़ा आदमी है या मेरे डैडी, जो अपनी झूठी आन बान का भ्रम रखने के लिए इतना बड़ा झूठ बोल के आप सब लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम बेवकूफ नहीं है मियां, सब समझ चुके। तुम्हारी बीवी इस कोशवान की बहन है जो तांगा चलाता है। ये आदमी जो मेरे पास खड़ा है, ये सिर्फ तांगा चलाता है। न मेरे बाप की तरह चक्कर चलाता है, न आपकी तरह कुछ और चलाता है। मैं क्या चलाता हूँ? अपना कारोबार चलाता हूँ। अख्तर, मेहमानों के साथ तमीज से बात करो। डैडी, मैं आपके इन तमाम मेहमानों को जानता हूँ। नॉनसेंस! इस लड़की को लेकर यहाँ से निकल जाओ। आज से न तुम मेरे बेटे हो और ना इस नींद से मेरा कोई वास्ता है। ऐसा ना कहिए सेठ साहब, खुदा के लिए ऐसा ना कहिए। मेरी बहन का घर बर्बाद हो जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ सेठ साहब कि आज के बाद मेरी जबान पर खालदा का नाम भी नहीं आएगा। मैं सारी दुनिया से यही कहूंगा कि मेरी सिर्फ दो बेटे। क्या हम खालदा बाजी से अब कभी नहीं मिल सकेंगे? भैया, इस तरह तो मरने वाले भी नहीं भुलाए जाते। जिस तरह खालदा बाजी को मजबूर किया जा रहा है कि वो जीते जी हमें भूल जाए। मेरे जीते जी न खालदा आप लोगों को छोड़ सकती है और न मैं। अख्तर तुम? हाँ भैया, हमने डैडी का घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है। अख्तर, तुम अपने बाप का घर छोड़ सकते हो, लेकिन मेरी बहन ससुराल छोड़कर मैं क्या आ जाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। खालदा बोलो, क्या तालीम यही सिखाती है कि मशरिकी लड़कियां जब चाहे ससुराल छोड़कर मैं के वापस आ जाए? चली जाओ, तुम्हारा इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है। भैया, मैंने ससुराल का घर शौहर के हुक्म पर छोड़ा है। शौहर के हुक्म पर जो घर छोड़कर आई हो, भाई के इल्तिजा पर उस घर में वापस चली जाओ। भैया, जिस घर में आपकी इज्जत ना हो, बताइए उस घर में हम कैसे रह सकते हैं? अख्तर, मैंने तो बहन की खुशियों के लिए रिश्ता जोड़ा था। मुझे क्या मालूम था कि तकदीर मेरे साथ ये मजाक भी करेगी। भैया, अख्तर, खुदा के लिए वापस चले जाओ। मेरी इज्जत तो जब है कि मेरी बहन अपने ससुराल में रहे। भैया, आपके सब्र की कसम भाईजान, मैं उस वक्त तक उस घर में नहीं जाऊंगा जब तक मेरी बीवी को उस घर में बहू का दर्जा नहीं दिया जाता। वैसे आप अगर हमें इस घर में रखना नहीं चाहते तो हम किराए का घर ले लेते हैं। नहीं अख्तर, किराए का घर लेने की जरूरत नहीं है। अगर तकदीर को यही मंजूर है तो मैं इसी घर के किसी कमरे को खालदा का ससुराल समझ लूंगा। सफिया, आज तुम्हें दोनों कामों में से एक काम करना होगा। या तो ये अंगूठी अपनी उंगली में पहन लो, नहीं तो फिर ये छुरी अपनी माँ के कलेजे में उतार दो। खुदा के लिए अम्मी जान, मुझे इतने बड़े इम्तिहान में मत डालिए। ये मेरा आखिरी फैसला है। वो भी तो फैसला आप ही का था जिसे आज आप बदलना चाहती हैं। मैंने अपना फैसला तेरे सुख के लिए बदला है। मैंने तो अपने दुख सुख की मंजिल आपके पहले फैसले को बना रखा है। आज तुझे अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। तुझे अजीम की कसम, जिसकी मोहब्बत आज तक तेरे दिल से नहीं गई, ये अंगूठी पहन ले। अम्मी,
एक तरफ आप अजीम की कसम देती हैं और दूसरी तरफ अजीम को मुझसे छीनना चाहती हैं। अगर आपकी यही खुशी है तो मैं अपनी मोहब्बत को आपकी खुशी की खातिर कुर्बान कर दूंगी। देखो उस्ताद, सुबह से खड़े खड़े 10 रुपए के 5 झगड़ खा गए हम। अगर हर सवारी को इनकार ही करना था तो फिर टांगा घोड़ा ही नहीं जोतना था। अरे वाकई बहनें ससुराल जाकर भी आबाद ना हो तो भाई जीते जी मर जाते हैं। फिर भी उस्ताद, भाइयों को बहनों के दुख तो सीने से लगा कर ही जीना पड़ेगा। देख उस्ताद, तेरे कंधों पे बड़ा बोझ बाकी है। अभी धंधा नहीं करेगा तो बोझ कैसे उतरेगा। चलो भाई चलो, 2-3 तागे चाहिए बारात के लिए। बारात के लिए? हमें तू कहे तो जनाजे के साथ भी चले इस वक्त। चलो उस्ताद, खुदा के लिए चले, मानते चल। चलो भाई चलो। अबे चलते, मेरा गाजी मत चल बे। अबे चल चल बे, सवारी मिली बड़ी नामुराद किस्म की। मौके पर तुम अपना मनोज साया इस दरवाजे पे तो डालने ना थे। दर्द में डूबी हुई जो तेरी शाम है, गम न करेंगे एक सुहानी सुबह का पैगाम है। शाम में गम न करिए एक सुहानी सुबह का पैगाम है। वो जग वाला तेरा दर्द शनास तो है, हर इंसान के पास ये एक आस तो है। हर इंसान के पास यही एक आस तो है। आने वाली खुशियों का एहसास तो है, हर इंसान के पास यही एक आस तो है। हर इंसान के पास यही एक आस तो है। भैया
क्या बात है खालिदा, तो इतनी उदास क्यों है? यही सवाल तो आपसे पूछने आई हूँ। आप क्या समझते हैं, फूफी जान ने सफिया बाजी की शादी किसी और के साथ करके आपके साथ जो जुल्म किया है मैं उससे बेखबर हूँ। फूफी जान ने मेरे साथ कोई जुल्म नहीं किया खालिदा। हर माँ को अपनी औलाद की खुशियाँ मनाने का अरमान होता है, तो मैंने अपने अरमान पूरे कर लिए। लेकिन हमारे अरमानों को तो खून कर दिया है। अगर मंगनी तोड़नी थी तो की क्यों थी? मैंने भी फैसला कर लिया है, इस घर में भाभी जरूर आएगी। फूफी क्या समझती हैं, हमारे भैया के लिए रिश्तों की कमी है? खालिदा, तू इतनी बड़ी हो गई है कि इतने बड़े बड़े फैसले कर सके। भैया, क्या हमें आपकी खुशियां देखने का कोई हक नहीं? अरे पगली, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मेरी खुशियां तो तुम तीनों की खुशियां। अख्तर, ये टांगा तुमने जोता? क्या? क्यों, किसी से मिलने जाना है? ये नहीं, कुछ कमा के लाना चाहता हूं। क्या तुम टांगा चलाओगे? जी हाँ भैया, जो काम आप कर सकते हैं वो काम मैं भी तो कर सकता हूं। मेरे मरने से पहले मेरी जगह लेने की कोशिश मत करो अख्तर। आप बीमार और बड़े हैं, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। ये सड़क तुम्हारे बाप की है? जी नहीं, मेरे दादा की है। तुम्हारा दादा इस सड़क पे लुक डालता रहा? क्या बकवास करते हो बदतमीज कोचवाल? ये रेड़ा पीछे करो। आहिस्ता बोलिए सेठ साहब, और इस ट्रक को पीछे कीजिए। ये ट्रक है? जी नहीं, ये तो कार है। तो ट्रक क्या मुझे कह रहे हो? लोग पता, ये कार पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि सड़क पर पहला हक कार का होता। टांगा भी पीछे नहीं हटेगा। क्यों, पीछे खोबा है? नहीं सेठ साहब, ये जमीन पर पहला हक टांगे का है। बड़ा फख्र महसूस कर रहे हो कोचवान बनकर? मगरूर तो नहीं हुआ सेठ बनकर? ये लीजिए दवा, और ये सारे के सारे फल आपको खाने होंगे। आप आज ही कमाई में से ये बाकी रुपए बचे। इस कमाई पर मेरा नहीं, तुम्हारी बीवी का हक है अख्तर। ठीक है भैया, कमाई तो मैं बीवी को दे दूंगा, आप दवा पीजिए। नहीं अख्तर, मैं ये दवाई उस वक्त तक नहीं पीऊंगा जब तक तुम इसके मुझसे पैसे नहीं लोगे। 6 रुपए है। हाँ, ये 10 रुपए होंगे। क्यों? फलों के लिए। ये इधर। अच्छा, अब दवा भी पी लीजिए और फल भी खा लीजिए, और ये भी बता दीजिए कि उस कमरे का किराया क्या है जिसमें मैं और खालदा रहते हैं। अख्तर, मैं बहन से कमरे का किराया ली हूं? बहन से नहीं, मुझसे, क्योंकि आप मुझे भाई नहीं समझते हैं। पकड़िए।
तू मेरी बात नहीं समझता। अख्तर, ये दुनिया बहुत जालिम है। गरीब को किसी हाल में भी जिंदा नहीं रहने देना चाहती। खालिदा, ये जनाब सुबह टांगा लेकर कहाँ गए थे? आप पूछने वाली कौन है? क्या? मैं आपकी बीवी हूँ। बीवी हो तो ये लो 32 रुपए और 6 आने। क्या मतलब? घबराओ नहीं, ये तुम्हारा हक महल नहीं है, तुम्हारे शौहर की पहली कमाई है। भैया कहते हैं इसमें सिर्फ तुम्हारी बीवी का हक है। क्या तुम्हें तांगा चाना अच्छा नहीं लगा? जो काम मेरे भैया करते हैं वो शौहर ने किया तो क्यों बुरा लगेगा? सोचती हूँ इतने बड़े सेठ के बेटे को क्या कुछ करना पड़ रहा है। मुझे बार बार सेठ का बेटा इसलिए कहती हो कि सेठ की बहू बनकर तो तुम्हें वो ऐश्वर्य नहीं मिल सका जो मिलना चाहिए था। मगर फिक्र ना करो, एक दिन जिंदगी की सारी खुशियां तुम्हारे कदमों में लाके रख दूंगा। खालिदा, शादी के बाद मैं तुम्हें कुछ भी ना दे सका, मगर मुझे यकीन है कि बहुत जल्द हमारे अच्छे दिन भी आएंगे। आंखों में प्यार का उजाला हो तो सभी दिन अच्छे लगते हैं। यही दिन तो मेरी जिंदगी के सबसे प्यारे दिन हैं। कोचवान का बच्चा? कोचवान तो मैं हूँ, मेरा कोई बच्चा नहीं। मैं तुम्हारे बच्चे की नहीं, अपने बच्चे की बात कर रहा हूँ। आप अंदर तशरीफ लाइए। मैं यहाँ बैठने नहीं, उस उल्लू के पट्टे को साथ ले जाने के लिए आया हूँ। अच्छा खासा कमबख्त इंसान था, तुम्हारी सोबत में रहकर वो घोड़ा बन गया है। लेकिन सेठ साहब, और कितनी बहनें हैं तुम्हारी? जी, मेरी 2 बहनें और हैं, इंशाल्लाह मैं उनकी भी शादी कर दूंगा। इसका मतलब ये है कि इस शहर के 2 और रईसजादे तुम्हारे जाल में फंसकर इस अस्तबल में आने वाले हैं। सेठ साहब, आप मेरी बहन के ससुर हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं आपको अपनी गैरत के मुंह पर बार बार तमाचे मारने की इजाजत नहीं दे सकता। मेरे बेटे को कोचवान बनाकर उसकी कमाई खा रहे हो और गैरतमंद भी बनते हो। मैंने जिंदगी में तुमसे बड़ा बेगैरत नहीं देखा। बताओ, मेरा बेटा कहाँ है? बताओ। इस हाथ को यहीं रोक लीजिए सेठ साहब। ये आप जैसे किसी बड़े आदमी का बंगला नहीं, जहां तो रहने वाले उसके गुलाम होते हैं। ये उन लोगों की रहने की जगह है जिन्हें आप इंसान एक घोड़े समझते हैं, और घोड़े दौलत मारते वक्त किसी रुतबे किसी रिश्ते का ध्यान रखते हैं। लोग का पटा जलील इंसान। इसका मतलब यह है कि तुम अपने बाप को धमकी दे रहे हो? आप मेरे बाप नहीं, सिर्फ सेठ इमरान है। आपकी इज्जत इसी में है कि आप यहाँ से चले जाएं। मैं आपको यहाँ से जबरदस्ती धक्के से बाहर निकाल दूंगा। तुम इस गरीब घर के दामाद जरूर हो, लेकिन इस घर में बुजुर्गों की इज्जत की जाती है। सेठ साहब हमारे बुजुर्ग हैं, छोटों के साथ अगर ये ज्यादती कर ले तो ये इनका हक है, लेकिन उस ज्यादती को बर्दाश्त करना हमारा फर्ज है। तुम इस बदतमीजी के साथ इनके साथ पेश ना हो। आखिर ये तुम्हारे बाप है। मुझे इसका बाप मत कहो। ऐसी औलाद से तो बेहतर था कि मैं बे औलाद होता। अख्तर, मुझे माफ कर देना।
मुझे तुम्हारे ऊपर हाथ उठाने का कोई हक नहीं था। भैया माफी मांग के हमें क्षमा कर रहे हैं। आप मुझे मार लें, ये आपका हक है। रास्ता साश्ता कहाँ है? बाजी वो अपने कॉलेज की किसी सहेली से किताब लेने गई है। किताब लेने के बहाने तुमसे मिलने आई हूँ। साजदा, कब तक ये बहाने बनाती रहोगी? आखिर ये सब बहाने भी खत्म हो जाएंगे। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी शाकिर। मतलब ये है, मुझे अब तुम्हारी दूरी गवारा नहीं। तुम्हारे प्यार ने मुझे तुम्हारा इतना दीवाना कर दिया है कि अकेले में जी नहीं लगता। अकेले में जी तो मेरा भी नहीं लगता, मगर मैं सोचती हूँ अब मैं क्या करूँ? वही करो जो एक सच्चा प्यार करने वाले करते हैं। उस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ो। शाकिर, ये तुम क्या कह रहे हो? साजदा, हमारे मिलाप की इससे अच्छी कोई सूरत नहीं। तुम अपने भाई का घर छोड़ दो, मैं अपने बाप का घर छोड़ देता हूँ। शाकिर, ये बात जो तुम कह रहे हो सिर्फ अफसानों तक होती है। साजदा, अफसाने लिखने वाले और अफसानों के किरदार पे हम में से होते हैं। अगर हम इस दुनिया के रिश्तों की कैद से निकल जाएं, तो हमारा अफसाना भी एक अलग अफसाना होगा। तुम्हें मेरे प्यार की खातिर इस मुआशरे के तमाम पत्थरों को तोड़ना होगा। तुम्हें मेरी जिंदगी की खातिर वो घर छोड़ना होगा। अगर कल रात 11:05 तक तुम न पहुंची तो मैं ये सामने वाले पुल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर लूंगा और सुबह रेत के किनारे तुम्हें मेरी लाश ही मिलेगी। मेरी मौत की जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। मेरा खून तुम्हारे सर होगा। अगर कल रात 11:05 तक तुम न पहुंची तो मैं ये सामने वाले पुल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर लूंगा और सुबह रेत के किनारे तुम्हें मेरी लाश मिलेगी। मेरी मौत की जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। मेरा खून तुम्हारे सर होगा। 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 मैंने आपके आने का हर पैगाम शाकिब को दिया था, लेकिन वो यही कहता है कि नादरा से कहो मुझे भूल जाए, मेरा पीछा छोड़ दे। आखिर क्यों? इस दरवाजे पर दस्तक मत दो, दीवारों के भी कान होते हैं। इस दहलीज पर अपना साया मत डालो। इस घर में अभी एक मासूम बहन बाकी है। तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो मैं उसकी डोली कैसे उठाऊंगा? भैया, एक बार दरवाजा खोल के मेरी बात सुन ले, फिर जो जी चाहे फैसला कर लीजिएगा। तुमने यहाँ से जाते हुए मेरी इजाजत नहीं ली थी, अब मैं तुम्हें इस घर में आने की इजाजत नहीं दे सकता। चली जाओ। इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए तुम पर बंद हो चुके। कौन है भैया? आप किससे बातें कर रहे हैं? कोई नहीं, जा तू सो जा, तू सो जा। भाईजान, मुझ बदनसीब की एक बार इल्तिजा तो सुन लीजिएगा। ये तो अपनी साजदा है। दरवाजा खोल दीजिए भैया, दरवाजा खोल दीजिए, आपको मेरी कसम। तूने मुझे अपनी कसम क्यों दी? तुझे वो बहुत अजीज है जो तेरे बड़े भाई के मुंह पर बदनामी की शाही लगाकर चली गई थी। मैं दरवाजा खोलता हूँ, साजदा इस घर की दहलीज में दाखिल होगी और मैं इस घर की दहलीज को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ूंगा। रुक जा भाईजान,
अगर आप मुझे इस तरह छोड़ के चले गए तो मैं कहीं की न रहूंगी। तेरे जाने के बाद मैं भी कहीं का नहीं रहा था। तुम ही हो इस हंसते भरते घर के पाकीज़ा माहौल में बदनामी की चिंगारी फेंकने वाले। एक मासूम लड़की को बहका कर ले गए थे तो मेरी आंखों के सामने क्यों आए हो? तुम जवान बहनों के भाई को बेगैर समझते हो। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। खुदा के लिए इन्हें कुछ न कहिए, ये मेरे की नहीं आपके भी मौसम है। मुझे बेकाने वाले ये नहीं, ये तो एक फरिश्ता सीरत इंसान है जिन्होंने मेरी इज्जत बचाई और मुझे घर का रास्ता दिखाया। अजीम भाई, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ। एक गैरतमंद भाई होने की हैसियत से आप मेरा सर भी कलम कर देते तो मुझे अफसोस ना होता, क्योंकि आपको हकीकत का इल्म है। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दो कि मैं इसका माथा चूमूं या सर कलम कर दूं। मैं आपकी गैरत की कसम खाकर कहता हूँ अजीम भाई, इसका दामन माँ के दूध की तरह पाक है। इसका कसूर सिर्फ यह है कि इसने एक शैतान के बहकावे में आकर आप जैसे अजीम भाई का घर छोड़ा। काश इसने घर छोड़ने से पहले मुझ पर भरोसा किया होता। तूने भैया जैसे भाई को इतनी तकलीफ क्यों पहुंचाई? शाकिर के मरने से हमारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। अब फिर से हमें एक नया खूबसूरत नौजवान तलाश करना होगा जो खूबसूरत लड़कियों को मोहब्बत के सुनहरे जाल में फांस कर ला सके, वरना क्लब बर्बाद हो जाएगा। सर, मुझे याद आया सेठ इमरान का फोन आया था। एक तो सेठ के बच्चे ने तंग किया हुआ है। हेलो, ओ सेठ इमरान, मैं सेठ हाशम बोल रहा हूँ। अपने आप को सेठ मत कहो। यह आज तुम्हें आखिरी दफा मैंने टेलीफोन इसलिए किया है कि अगर तुमने मेरा कर्ज वापस न किया तो याद रखो मैं तुम्हें अदालत में घसीटूंगा। नहीं सेठ साहब, मैं आपको अदालत तक जाने का मौका ही नहीं दूंगा। तुम? हाँ, 100% मैं। सेठ इमरान, तुम मुझे अदालत तक घसीट कर तो नहीं ले जा सके, मगर मेरे आदमी तुम्हें यहाँ घसीट कर ले आए सिर्फ इस कागज पर दस्तखत करने के लिए कि तुमने अपने 50,000 रुपए वसूल पा लिए हैं बकल्लम खुद। और अगर मैं दस्तखत ना करूं तो रकम के साथ साथ अपनी जिंदगी भी गंवा बैठोगे। नहीं करूंगा दस्तखत। दस्तखत तो तुम्हारा बाप भी करेगा।
डॉक्टर साहब, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। घबराओ नहीं, तुम्हारे सर में शदीद चोट आने की वजह से तुम्हारी आंखों की बिनाई चली गई। तो क्या डॉक्टर साहब, मैं अंधा हो गया हूँ, मैं कभी नहीं देख सकूंगा। सर का जख्म ठीक होने के बाद तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन होगा। डॉक्टर साहब, मेरे भैया की आंखें ठीक तो हो जाएंगी ना? डॉक्टर साहब, मेरे भैया की आंखें ठीक कर दीजिए, चाहे मेरी आंखें इन्हें दे दीजिए। आप परेशान ना हो, ऑपरेशन के बाद ये देख सकेंगे। इस वक्त आप लोग मरीज को आराम करने दें। आराम आपके लिए बहुत जरूरी है सेठ साहब। अगर आपने जरा भी हिलने की कोशिश की तो आप गोली मार देंगे। मेरा मतलब ये नहीं है, आपके जख्मों के टांके टूट जाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने मेरे टांके क्रोशिये से लगाए हैं जो कच्चे। सेठ साहब एहतियात जरूरी है। हाँ, ये तो है। अच्छा देखिए, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो नर्स से कह दीजिए। आओ नर्स। बात सुनिए डॉक्टर साहब, फरमाइए। ये नर्स को तो आप साथ ले जा रहे हैं, तो मैं किससे कहूँगा? दोबारा भेज दूंगा। एक कोई है। भाई बेगम, आप क्यों खामोश है? भाई मैं जिंदा हूँ, को बात कीजिए। अब तो आपको एहसास हो गया कि जिसे आपने एक मामूली तांगे वाला समझकर घर से निकाला था, वो कितना बड़ा आदमी है। उसने अपनी जान पर खेल कर आपकी जान बचाई है। हम उसे मुंह महंगा इनाम देंगे बेगम। आप उसे क्या नाम देंगे डैडी? क्या आप उसे उसकी आंखें लौटा सकते हैं? क्या हुआ उसकी आंखों को? मम्मी जान, उसकी आंखों की बिनाई चली गई है। बिनाई चली गई? कुछ सुना आपने? मम्मी जान, सीने में तिल की जगह पत्थर और दौलत को औलाद समझने वाला सेठ किसी गरीब का तो क्या सुनेगा। मुबारक हो सेठ साहब, एक मामूली तांगे वाला और आपका दुश्मन आंखों से अंधा हो गया है। अख्तर बेटे, तुम जो भी कहो बहुत कम है। आइए बेगम साहिबा, तशरीफ रखिए। अब कैसे हो बेटे? जी मैं तो ठीक हूँ। आप सुनाएं सेठ साहब का क्या हाल है? जख्म तो उन्हें भी बहुत लगे हैं अजीम, लेकिन तुम्हारी आंखों की बिनाई जाने का बहुत दुख हुआ है। ये तो मेरा फर्ज था बेगम साहिबा, वो मेरी बहन के ससुर हैं। मेरी तो जिंदगी अपनी बहनों के लिए है। मेरी तो हरदम ये दुआ है कि खुदा उनको सारी दुनिया की खुशियां दे दे, चाहे मेरी जिंदगी ले ले। बहने आप पर कुर्बान भैया। अजीम, तुमने अपनी आंखों की कुर्बानी देकर मेरा सुहाग बचाया है, इसके लिए मैं तुम्हारी मशकूर हूँ। अख्तर के डैडी ने आज तक जितनी भी ज्यादतियां की हैं, इस हादसे ने उन्हें एहसास दिला दिया है कि वो आज तक गलती पर थे। वो बिस्तर से उठते ही तुम्हारे पास माफी मांगने आएंगे। नहीं बेगम साहिबा, जिन्हें बेटियां दी जाती हैं उनसे माफी नहीं मंगवाई जाती। अजीम, मैं तुम्हारी अजमत को सलाम करती हूँ। अख्तर बेटे। जी अम्मी जान। अजीम के इलाज पर जितनी भी रकम खर्च हो हम अदा करेंगे। नहीं बेगम साहिबा, नहीं, मुझे अंधा रहना मंजूर है, लेकिन आपके पैसे से ऑपरेशन कराना मंजूर नहीं। मगर क्यों? बेगम साहिबा, हम गरीब लोग मर तो सकते हैं, लेकिन बहनों के घर से कुछ ले नहीं सकते। अजीम, हम तुम्हें गैर नहीं अपना समझते हैं बेटे। अगर आप मुझे अपना समझती हैं तो मेरी बहन को उसके घर ले जाइए, इसलिए कि भाई चाहे बादशाह ही क्यों न हो, बहनें अपने ससुराल ही में सजती हैं। रहा मेरा ऑपरेशन, तो मेरे लिए सिर्फ दुआ करें कि खुदा मेरी मदद करे और मैं अपना ऑपरेशन खुद करा सकूं। कि मुझे किसी चीज की जरूरत हो तो मैं आपसे कहूँ। आपको किस चीज की जरूरत है? इस वक्त मुझे बीवी की सख्त जरूरत है, मुझे भूख बहुत लग रही है। बीवी बमाए खाना हाजिर है जनाब। थैंक गॉड, थैंक गॉड। आज तो खाना कहाँ है? मेरे ख्याल में कीमा वीमा भून के लाई होंगी, मिर्चों वाला। जी नहीं, मिर्च मसाला आपको बिल्कुल बंद है।
डॉक्टर ने कहा है कि सिर्फ आपको खिचड़ी और सूप दिया जाए। ओहो, खिचड़ी और सूप रोजाना खा खा के मेरे मुंह का जायका खराब हो गया। नर्स जी बेटे, तुम ऐसा करो, ये सूप और खिचड़ी तुम खा लो, और अपने हॉस्टल से अगर आलू शोरा वगैरह पका हो तो वो मुझे ला दो। ओहो, बीबी तुम जाकर अपना काम करो, ये तो बच्चों की तरह जिद करते हैं। जाओ शाबाश। उठिए जनाब, उठकर खाना खा लीजिए। खाना तो मैं खा ही लेता हूँ, लेकिन पहले आप ये बताइए कि आप वो पैडी पैसेंजर की तरह 2 घंटे लेट क्यों आई? दरअसल मैं आपको बताना भूल गई, आज अजीम की आंखों का ऑपरेशन था और मुझे वहां जाना था। हो गया ऑपरेशन? जी, ऑपरेशन तो कामयाब हो गया है। अब इंशाल्लाह पट्टी भी जल्द ही खुल जाएगी। अब आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलिए। खालिदा, मैं तुझे देख सकता हूँ, अख्तर मैं देख सकता हूँ, मैं साफ देख सकता हूँ। उस्ताद ईमान से कहियो मैं बांका दिखूं ना? हाँ? उस्ताद, मेरी ड्राइंग भी क्लियर है या नहीं? हाँ, मैं तुम्हें भी देख सकता हूँ। आंखें मुबारक हो अजीम। खैर मुबारक। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने गरीब बहनों के भाई को उसकी आंखें लौटा दी। अख्तर, मुझे सच सच बताओ, मेरे ऑपरेशन के लिए पैसे किसने दिए थे? भैया, हमारा कोई पैसा खर्च नहीं हुआ। डॉक्टर शाहिदा ने आपकी आंखों का ऑपरेशन किया है और दुआ का खर्च भी उन्होंने दिया था। कौन डॉक्टर शाहिदा? ये ठीक कह रहे हैं अजीम साहब, मैं डॉक्टर शाहिदा का असिस्टेंट हूँ। उनका कहना है कि वो आपकी पुरानी मकरूज है। लेकिन मैंने तो आज तक किसी को खर्च नहीं दिया। मैं उनसे मिल सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, आइए मैं आपको उनका कमरा दिखा दूँ। अख्तर बेटे, खालिदा को साथ लो और घर चले, इसलिए कि आज तुम्हारे डैडी को भी हॉस्पिटल से छुट्टी मिलनी है। हमें जान, इस वक्त सिर्फ मैं आपके साथ जा सकता हूँ। खालिदा को ले जाने के लिए डैडी खुद अजीम भाई के पास आएंगे। ठीक है, अगर तुम इस बात पर खुश हो तो तुम्हारे डैडी से लेने आएंगे। मैं अंदर आ सकता हूँ? यस, कम इन। मैं अजीम टांगे वाला हूँ डॉक्टर साहब, जिसकी आंखों का आपने इलाज किया है। मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। आपने जवान बहनों के भाई को आंखें देकर मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है कि इसका बदला मैं जिंदगी भर नहीं उतार सकता। खुदा आपको खुश रखे। मैं चलता हूँ। ठहरिए अजीम साहब। एक बार मैं अंधी हो गई थी तो आपने मेरी आंखों को रोशनी दी थी। आपने जिंदगी के अंधेरे रास्तों में मुझे भटकने से बचाकर मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया था कि मैं भी जिंदगी भर उसका बदला नहीं चुका सकती। तो क्या उस वक्त भी आप डॉक्टर थी? नहीं, मुझे डॉक्टर बनाने वाले आप हैं। आइए आइए, एक बार मेरी इस कुर्सी पर बैठिए ताकि मैं देख सकूं कि एक अंधी मेडिकल स्टूडेंट की आंखों का इलाज इस असीम डॉक्टर ने किया था। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं इस काबिल नहीं हूँ। आप तो इससे भी बड़े मर्तबे के काबिल हैं। खुदा आपको और आपके सुहाग को हमेशा सलामत रखे। मैंने अभी शादी नहीं की असीम साहब। शादी नहीं की? क्यों? मैंने एक ही रात में इंसान और शैतान को आमने सामने देखा था।
शैतान तो भाग गया था, लेकिन इंसान की तलाश में। ये दुनिया इंसान से खाली तो नहीं? फिर भी इस दुनिया में इंसान आसानी से नहीं मिलता। और डॉक्टर साहब, मुझे याद आया, मैंने आपको ऑपरेशन की फीस नहीं दी। मैं जल्दी ये फीस अदा कर दूंगा। आप जैसे बड़े आदमी के मुंह से इतनी छोटी सी बात जेब नहीं लेती। जिस डॉक्टर को आपने जिंदगी भर के लिए खरीद लिया हो, उसकी फीस आप क्यों अदा करेंगे? आप बहुत खुदा तरस हैं डॉक्टर साहब। कुछ दिनों बाद मेरी बहनों की शादी है, आप मेरे घर आएंगी? मैं उस जन्नत में जरूर आऊंगी जहां आप जैसे इंसान रहते हैं। बेटे, सीधी तरह जाकर अपनी बीवी को इस घर में ले आओ, वरना याद रखो हम दूसरी शादी कर लेंगे और खुद अपनी बीवी को यहाँ ले आएंगे, क्योंकि हम अब इस घर में एक नया पीस देखना चाहते हैं। डैडी, हाँ मेरी माँ पर सौत लाने की धमकी दे रहे हैं। भाई, अगर तुम चाहते हो कि इस किस्म की बकवास में ना करूं, तो जाओ मेरी बहू को ले आओ। सॉरी डैडी, इस मर्तबा तो अपनी बहू को आप खुद ही लेकर आएंगे, मैं नहीं। क्यों बेटे, इस मर्तबा तुम्हारी साइकिल पंचर है? नहीं। ठीक है, हम खुद चले जाएंगे। आप इतनी लंबी गाड़ी में उस मामूली तांगे वाले घर में चले जाएंगे? जी, उसे मामूली तांगे वाला मत कहो। वो एक अजीम इंसान है और हम उसके घर पे अपनी गाड़ी में बैठ के नहीं जाएंगे, बल्कि एक मामूली से तांगे पे बैठ के जाएंगे। गुड, वेरी गुड। आप और तांगा? डैडी इधर तो आए। तुम ही आ जाओ। रोको 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 बेटे। जी, थोड़ी सी चुन्नियां बचा लो। क्यों डैडी? क्योंकि मैं बहू को लेने जा रहा हूँ। हंस रहा है। कमी तो आपने अपनों की भुला दी है शहदाबा जी। हम आपको गैर कैसे समझ सकते हैं? अगर तुम मुझे अपना समझती हो तो ये सब रख लो। भैया को तो आ लेने दीजिए। उनकी इजाजत के बगैर मैं तुम्हारे भैया की क्या मजाल है कि मेरे सामने। खालदा, अच्छा मैं चलती हूँ। क्यों डर गई बाजी? क्यों, बैठिए ना डॉक्टर साहब। अरे ये जेवर कौन है? शाहिदा बाजी लाई है, बड़ी बहन बनकर। हालांकि मैं तो कुछ और ही सोच रही हूँ। तू जो सोच रही है वो भी ठीक ही है बेटा। भला मैं क्या सोच रही हूँ? यही कि हम इतने बड़े एहसान के लायक नहीं हैं। नहीं, ये सोचना तो आपका काम है। मैं तो ये सोच रही थी कि रास्ता साजदा इस घर से रुखसत हो जाएंगी तो ये घर सुनना पड़ जाएगा। क्यों ना शाहिदा बाजी को। अच्छा, मैं अब चलती हूँ। डॉक्टर साहब, आप इसकी बात का बुरा मत मानिएगा, ये तो पगली है। वैसे मैं ये बोझ नहीं उठा सकूंगा। अरे, आप जैसे बड़े आदमी के लिए अगर ये चंद तोले भारी है तो इन्हें किसी कूड़ा करकट के ढेर को फेंक दीजिए। मैं चलती हूँ। खालदा, ये डॉक्टर साहब क्या चाहती है? इस घर में आना चाहती है। कहिए तो बात पक्की कर लूं। क्या मतलब? तेरा मतलब है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पहले मुझे अपनी छोटी बहनों की शादी करनी। ठीक है, लेकिन उसके बाद ये शादी होकर रहेगी। अजीम बेटे, सेठ साहब, आप एक टांगे वाले के घर पर? तो और क्या, हम रक्षे वाले के घर पे चले जाते? भाई, हम अपनी बहू के घर आए हैं। बहू? सेठ साहब, आपको गलतफहमी हुई है। आपकी बहू तो किसी बंगले में होगी। यहाँ तो इस तबेले में एक टांगे वाला अपनी बहनों के साथ रहता है। झूठ बोलते हो तुम। वो तुम्हारी बहनें नहीं है, हमारी बेटियां भी हैं। और शायद तुम्हें महसूस नहीं होता, तुम हमारे बेटे हो। आज से तुम सब हमारे यहाँ रहोगे। मैं दुनिया वालों को बता देना चाहता हूँ कि हमारा और तुम्हारा क्या रिश्ता है। रहने दीजिए सेठ साहब, हमें इन बातों से कोई फायदा। इसका मतलब यह है कि तुमने हमें माफ नहीं किया। कैसी बातें करते हैं सेठ साहब? आप मेरे बुजुर्ग हैं, मुझे शर्मिंदा न कीजिए। अब तुम हमें शर्मिंदा न करो बेटे। सुबह को भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहना चाहिए। हमें मालूम हो गया है कि तुम सिर्फ नाम के अजीम नहीं बल्कि एक अजीम इंसान हो। इसलिए हम तुम्हारे और अपने दरमियान के तमाम फर्क मिटाकर
तुमसे मिलने आया है। आओ बेटे, हमारे गले से लग जाओ, वरना हम समझेंगे कि तुमने हमें माफ नहीं किया। क्या कह रहे हैं सेठ साहब? जी बेटे, हमने फैसला किया है कि हम अपनी राशिदा और साहिदा बेटी की शादियां अपने बंगले पे बड़ी धूमधाम से करेंगे। सेठ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे इस बात के लिए मजबूर कर, मैं अपनी बहनों की डोलियां उठाने के लिए किसी अजीज की दौलत का सहारा नहीं लेना चाहता। अगर मैंने ऐसा किया तो इस मुल्क के लाखों भाई अपनी बहनों की शादियां करने से पहले अपने अजीजों की दौलत का इंतजार करते रहेंगे। मैं आपकी इजाजत से उन्हें अपनी हैसियत में रहते हुए रुखसत करना चाहता हूं। मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया, अब तुम अपना फर्ज याद रखना। लोग ये ना कहें कि लड़कियों का बात नहीं था। तुम भाई ने तबीयत ठीक नहीं थी, अपना फर्ज याद रखना। मेम साहब, रास्ता छोड़िए। डॉक्टर साहब, आप? जी। आपने मेरा रास्ता क्यों रोका है? तन्हा कहाँ जा रहे हैं? क्यों? आप क्यों पूछती हैं? इसलिए कि एक दिन मैं भी कहीं जा रही थी और आपने मेरा रास्ता रोका था। उस दिन आपने जो मुझे राह दिखाई थी, मैं आज तक उस पर खामोशी से चल रही हूँ। आज आपको भी मेरे साथ खामोशी से चलना होगा। आइए मेरे साथ, मेरी गाड़ी में आइए। नहीं डॉक्टर साहब, मैं इस तांगे में ठीक हूँ, मैं आपकी गाड़ी के काबिल नहीं हूँ। अच्छा, तो फिर मैं तो इस काबिल हूँ ना, मैं आपके तांगे में आ जाती हूँ। मगर डॉक्टर साहब, रात के आंगन में उतरेगी उजालों की किरण, दिल के वीराने में आएगी बहारों की दुल्हन, जीवन की कलियों के लब पर प्यास तो है हर इंसान के पास, यही एक आस तो है हर इंसान के पास, यही एक आस तो है हर इंसान के पास, यही एक आस तो है।